लोग को वॉइस मिल रहा है? यस सर। हाँ, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पहले पूछ लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, कल आप लोग को जो जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के बारे में बताया था। आज हम आपातकाल के बारे में बात करते हैं, इमरजेंसी। देखिए, आपको बताया था कि हमारे देश में जो इमरजेंसी है वो किस देश से लिया गया है। इमरजेंसी की जो प्रावधान है या मैटर है वो किस देश से लिया गया है, आप लोग बताइए जरा। हमारे देश में जो इमरजेंसी लगाने का जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है। देखिए, इसको जर्मनी से लिया गया है। जर्मनी का एक संविधान था जिसको वाइमर संविधान कहा जाता है। उस वाइमर संविधान में क्या है, आपातकाल का उल्लेख मिलता है, यानी इमरजेंसी का मतलब एविडेंस मिलता है। जर्मनी के वाइमर संविधान कहते हैं। जर्मनी लिख के आता है, वाइमर संविधान कभी कभी लिख के आता है, ध्यान देखिए। देखिए, हमारे यहाँ पे जो आपातकाल है वो तीन तरह के आपातकाल है। आप पहले समझिए कि आपातकाल होता क्या। देखिए, कभी भी क्या होता है, किसी देश में कोई इमरजेंसी आ जाता है जिसके माध्यम से जो शासन व्यवस्था है वो सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाता है, तो गवर्नमेंट के द्वारा, जो गवर्नमेंट होता है नहीं, कुल मिला के सेंट्रल गवर्नमेंट जो होते हैं, जो हमारे केंद्र सरकार होते हैं, उनके द्वारा क्या होता है, जो शासन व्यवस्था के कुछ जो नियम कानून होता है उसमें बदलाव कर दिया जाता है। उसी को क्या था, आपातकाल कहा जाता है। और आपातकाल क्या होता है, हमारे यहाँ पे तीन प्रकार के आपातकाल। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल। दूसरा है आपका राष्ट्रपति शासन। और तीसरा है आपका वित्तीय आपात। देखिए, इसका जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल 352 से लेकर 355 तक में इसका उल्लेख किया गया। अगर राष्ट्रीय आपातकाल होगा तो 352 लगा दीजिए। इसका जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल 356 से लेकर 359, और इसका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 360। ये याद करके रखिएगा। केवल राष्ट्रीय आपातकाल आए तो आर्टिकल 352 लगा दीजिएगा आप। और केवल राष्ट्रपति शासन आए तो आप लगाइए 356। ये उसमें अलग अलग प्रावधान होता है कि 56 के बाद भी क्या होता है, उसमें प्रावधान अलग अलग होते हैं। उसमें बहुत सारी चीज को उसमें देखा जाता है। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल क्या क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। एक तो विदेशी आक्रमण होना चाहिए, तभी लगा सकते हैं आप। दूसरा है सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए। दो इनका मेन काम है, एक तो विदेशी आक्रमण और दूसरा सशस्त्र विद्रोह। मतलब हमारे देश के ही कुछ लोग क्या हथियार उठा के देश के खिलाफ लड़ना शुरू करे, तो इसमें ये क्राइटेरिया है। राष्ट्रपति शासन में क्या होता है, राज्य का, राज्य सरकार लिखेगा, राज्य सरकार संवैधानिक
कानून के तहत कार्य ना करे, यानी जब राज्य सरकार क्या है संवैधानिक कानून के तहत कार्य ना करे तब राष्ट्रपति शासन लगाया था। और इसमें क्या है वित्तीय की कमी होना चाहिए, वित्तीय आपातकाल में मतलब क्या वित्तीय की कमी होनी चाहिए, यानी इसमें क्या है वित्तीय कमी की लगाई। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है आपका राष्ट्रीय आपातकाल जो नेशनल इमरजेंसी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी को मेन आपातकाल कहा जाता है। देखिए अभी तक भारत में 3 बार आपातकाल लगा है, 2 बार विदेशी आक्रमण के कारण लगा है और एक बार जो सशस्त्र विद्रोह नहीं था उस समय एक शब्द और था जो आपके 44 संविधान अमेंडमेंट से उसको हटा दिया गया था, वो था आंतरिक अशांति वाला शब्द उसमें जोड़ा गया था, उसको हटा दिया गया। आंतरिक अशांति मतलब क्या था, तभी तो कोई भी लगा देगा ना, तो आंतरिक अशांति मतलब कोई आंदोलन करना शुरू कर दे तो आंतरिक अशांति हो जाएगा, जिससे उनको हटा दिया गया था। देखिए पहला जो हमारा यहाँ पे आपातकाल लागू किया गया था जब चीन ने आक्रमण किया था, चीनी युद्ध के समय पहला लगाया गया था। दूसरा लगाया गया था, ये कब लगाया गया था 1962 में लगाया गया था। उसके बाद पाकिस्तान युद्ध के समय कब वाला युद्ध, ये 1971 वाला युद्ध जब बांग्लादेश बना था, तब वाला युद्ध जो हुआ था उसमें आपातकाल लगाया था, जब अमेरिका के सेना भारत तक आ पहुंचे थे उस समय लगाया गया था। और तीसरा लगाया गया था जिसको आंतरिक आपातकाल कहा जाता है, आंतरिक अशांति के कारण लगाया गया था, ये लगाया गया था 1975 में। ये 3 आपातकाल क्या है भारत में अभी तक लगा है राष्ट्रीय स्तर पर, तो चीन के युद्ध यानी चीन चीन युद्ध के समय लगाया गया था, पाकिस्तान युद्ध के समय लगाया गया था और आंतरिक अशांति के समय 1975 में लगाया गया था, जब जयप्रकाश नारायण ने क्या था आंदोलन शुरू किया था। जेपी का मूवमेंट आप लोगों ने सुना होगा, संपूर्ण क्रांति का जो आंदोलन दिया था जेपी ने, जयप्रकाश नारायण ने, तभी इसको लाया गया था इंदिरा गांधी के समय। इसके समय लाया गया था इंदिरा गांधी के समय। और ये जो आंतरिक अशांति वाला जो आपातकाल है इसी का सबसे ज्यादा आलोचना होता है कि ये संवैधानिक रूप से नहीं लाया गया था, वो सरकार का अपना मन मर्जी लाया गया था, तो इसी का क्या था सबसे ज्यादा आलोचना करते थे। इसमें बहुत सारे जो विपक्ष के नेता थे उनको जेल में डाल दिया गया था, वो सारे चीज हुआ था। जो राज्य में आपातकाल है या जिसे कहते हैं राष्ट्रपति शासन है, देखिए सबसे पहले 1951 में पंजाब में लगाया गया था, पंजाब में लगाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, तो वो है आपके पंजाब में लगाया 1951। आप लोग बता सकते हैं कि उत्तराखंड में कब लगाया गया था? उत्तराखंड में भी 2016 में लगाया गया था। किस तारीख को लगाया गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब उत्तराखंड के पीसीएस में पूछा गया है और समूह गांव में भी पूछा गया है। किस तारीख को लगाया गया था? जब हरीश सिंह रावत सरकार को हटा के लगाया गया था, तो 2016 में। हाँ कब लगाया गया था? 14 जून। 14 जून नहीं, 14 जून नहीं, 27 मार्च 2016 को लगाया गया था। 27 मार्च को लगाया गया था, जो उत्तराखंड में लगाया गया था नहीं। और भारत में सबसे पहले किसमें लगाया था? पंजाब में लगाया था। देखिए इसमें क्या होता है, इसके देखिए कुछ इसका प्रावधान, देखिए इसका क्या प्रावधान है लगाने का। देखिए इसके लिए क्या होता है कि मंत्रिमंडल के सलाह के आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं। इसमें किसका सलाह चाहिए? मंत्रिमंडल का सलाह चाहिए, सलाह चाहिए। अब इसमें सलाह के जगह पे एक नया शब्द जोड़ दे, देखिए पहले सलाह लिखा था, तो मंत्रिमंडल का क्या चाहिए? लिखित
चला, यहाँ पे शब्द लिखा दिया लिखित, मौखिक नहीं होना चाहिए। मतलब लिखा होना चाहिए, मंत्रिमंडल के लोग का साइन होना चाहिए, तभी करेंगे। और देखिए हमारे इस पूरे संविधान में एक ही जगह पे मंत्रिमंडल का शब्द का उल्लेख मिलता है, यही। अगर पूरे संविधान में छानिएगा, कहीं पर भी मंत्रिमंडल नहीं लिखा रहता है, तो कैबिनेट शब्द का एक ही जगह पे उल्लेख मिलता है, यहीं पे। और आपातकाल को क्या है, 6 महीने में लगाया जाता है, और 6 महीने को उसको फिर बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल कितने महीने के लिए लगाया जाता है? 6 महीने के लिए लगाया जाता है। फिर उसको आगे एक्सटेंशन किया जाता है, संसद के माध्यम से उसको एक्सटेंशन किया जा सकता है। क्योंकि जो 1975 का लगा था, 2 साल की लगाया गया था। और ये 71 और 62 वाला बहुत साल तक रहा। यानी लास्ट में 1977 में क्या जा 76 के लास्ट में जाके क्या है, आपातकाल खत्म हुआ था। तो उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इससे पहले क्या था, ये सभी आपातकाल लगे हुए थे। देखिए अगर राष्ट्रपति शासन लगाना हो ना, तो सबसे पहले यहाँ पे राज्यपाल का रिपोर्ट बहुत जरूरी है। सबसे पहले राज्यपाल ये डिसाइड करेंगे कि जो स्टेट में जो गवर्नमेंट है, वो संविधान के अनुसार क्या है, राज व्यवस्था नहीं कर पा रहे। तभी क्या है, केंद्र सरकार क्या है, ये माध्यम से, यानी मंत्रिमंडल के माध्यम से राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे। और राष्ट्रपति शासन लागू करने के 2 महीने के बाद क्या है, संसद से इसका अनुमोदन होना चाहिए। संसद के दोनों सदन से इसका पास होना बहुत जरूरी है। अगर संसद ने इसको अगर अनुमोदित कर दिया, तो ये क्या है, फिर धीरे धीरे वो एक्सटेंशन हो सकता है, 3 साल के लिए एक्सटेंशन हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये कितने साल के लिए एक्सटेंशन हो सकता है? 3 वर्ष के लिए हो सकता है। ठीक है, किसके माध्यम से? संसद के माध्यम से। तो उसके लिए क्या, 2 महीने में क्या था, जब भी राष्ट्रपति शासन रहेगा, तो 2 महीने में क्या होगा, उसको संसद से पारित होना पड़ेगा। आप लोगों ने देखा था, जब जम्मू कश्मीर में लगाया गया था, तो 2 महीने के अंदर उसको पारित करना पड़ा। तो ध्यान दीजिएगा, तो इस तरह के 2 महीने में क्या था, उसमें से पारित करना जरूरी होगा, नहीं तो वो फेल हो जाएगा। अधिकतम 3 साल तक राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जाता है। अगर उससे अधिक लगाना हो, तो उसके लिए क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू की आवश्यकता होती है। जैसे आप लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में 6 साल तक लगाया गया था, वहां पर बहुत अशांति वाला क्षेत्र था। तो लेकिन उसके लिए क्या था, जुडिशियल रिव्यू की आवश्यकता होती है, कि उसके वहां पे क्या चुनाव ना कराने का वो सारे क्या होता है, दस्तावेज पेश करना पड़ता है। फिर उसके आधार पर क्या होता है, उसको एक्सटेंशन किया जाता है। तो वो सारे चीज होना चाहिए, ऐसे सामान्य का उसको नहीं किया जा सकता। अभी तक देखिए, उत्तर जो बिहार है, बिहार में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। क्योंकि वित्तीय आपातकाल अभी तक कभी भी लागू नहीं किया गया है। वित्तीय आपातकाल यानी जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, भारत में अभी लागू नहीं किया गया। देखिए इमरजेंसी फाइनेंशियल में क्या होगा, अगर अगर मान लेते लागू हो जाता है, तब क्या होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट के जो टैक्स के जितने भी वर्क है, वो अपने अंडर ले लेंगे। यानी जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाए, यानी वित्तीय संबंधित जो भी काम है, वो नहीं कर पाए। वो सब क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से करना पड़ेगा। ये नियम है, लेकिन अभी तक कभी भारत में वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। तो अगर आपसे पूछा कि आपातकाल कितने तरीके होते हैं, 3 तरीके होते हैं, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल रूल, और आपका जो फाइनेंशियल इमरजेंसी। और ये इमरजेंसी किस देश से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। और राष्ट्रीय आपातकाल जो है 352 में है। राष्ट्रपति शासन किसमें है? 356 में है। और वित्तीय आपातकाल किसमें है? 360 में है। सिर्फ 4 का अंतर है, इसको अब याद रख सकते हैं। अभी देखिएगा, 355 का क्या है, बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा था, आप लोग अगर न्यूज़पेपर पढ़े होंगे तो। लेकिन 355 का इस्तेमाल कहाँ करते, पहले समझ लीजिएगा। जैसे अभी देखिए, मणिपुर में बहुत बड़ा अशांति होगा, स्टेट गवर्नमेंट क्या था, दो समुदाय के बीच में गुटबाजी हो रहा था, उसको रोक नहीं पा रहे थे। और कहीं ना कहीं जो सरकारी मशीनरी है, वो भी क्या था, समुदाय के साथ मिल गया था। जो भी जिस समुदाय के सरकारी मशीनरी थे, वो समुदाय के साथ वो लोग मिल गए थे। और जो पुलिस के जो हथियार, वो भी क्या है, लोगों द्वारा लूट रहे थे। तो ऐसी स्थिति में क्या है, कि अगर मान लेते हैं कि वहां पे बीजेपी के गवर्नमेंट ना होकर अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट होता, तो मान लेते हैं कि लगभग 90% चांस था कि वहां पे क्या होता है, 355 के आधार पर वहां के सरकार को बर्खास्त किया जा सकता था। जैसे आप लोगों ने देखा था कि जब राम मंदिर के ढांचा, मतलब वो बाबरी मस्जिद के ढांचा को गिराया गया था, तो उस समय उत्तर प्रदेश में क्या था, जो कल्याण सिंह की सरकार थी,
तो उस समय केंद्र में क्या था, कांग्रेस की सरकार था। तो वो सर कल्याण सिंह के साथ जो मतलब उनका जो सरकार था उनको बर्खास्त कर दिया गया था। इसलिए कर दिया गया था कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को क्या था, सही से मेंटेन नहीं किया गया था। उसमें दोष सबका था, कांग्रेस का भी, सब सब पार्टी का दोष, देखिए राजनीति है, राजनीति में सबका दोष होता है। तो उस समय ऐसे क्या जा सकता है। लेकिन एक बात है कि अगर राष्ट्रपति अगर शासन अगर गलत तरीके से लगाया जाता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। जैसे किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो उसमें क्या होता है, जो इस गवर्नमेंट को गिरा दे तो वो गवर्नमेंट क्या होता है, कहाँ जाते हैं आपका, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा फैसला आया था जिसको मुंबई मामला या केस कहा जाता है। उसमें ये बताया गया कि जो फ्लो टेस्ट होता है, देखिए कोई भी जो सरकार बनाते हैं ना, उसका एक पोस्ट टेस्ट कहते हैं, इसको फ्लो टेस्ट कहते हैं। फ्लो टेस्ट मतलब होता है जो विधायक होते हैं उनको क्या होता है, केवल क्या होता है कि जो विधानसभा होता है वहां पर ही उनको बैठा के क्या होता है, उनसे क्या होता है, बहस किया जा सकता है और उनसे वहां पे मतदान किया जा सकता है। पहले ये होता था कि उनको राज्यपाल के साथ सामने परेड किया जाता था। तो उससे क्या होता कि हर पार्टी क्या होता है, जब फ्लोर में होता है ना तो हर पार्टी एक इंस्ट्रूमेंट यूज करता है जिसको व्हिप कहते हैं, आप लोग सुने होंगे। व्हिप का मतलब होता है कि अगर किसी पार्टी ने व्हिप जारी कर दिया तो अगर उस पार्टी के लोग जिसके फेवर में व्हिप जारी करता है उसके अलावा किसी दूसरों को अगर मतदान करता है तो उस सदस्य का सदस्य चली जाती है। आप लोग देखिएगा इस समय जो महाराष्ट्र में जो विधानसभा है उसमें 16 विधायकों पर ये कार्रवाई हो रहा है। आप लोग अगर न्यूज में पढ़े होंगे तो व्हिप क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है, अनुशासनात्मक दंड कार्य होता है जिसमें राजनीतिक पार्टी द्वारा जारी की जाती है। और इसमें क्या होता है कि जिस व्यक्ति को या जिस पार्टी को सपोर्ट करने की बात की जाती है उसी को अगर आप मतदान नहीं करेंगे तो उस पार्टी उस व्यक्ति का क्या होता है, उससे सदन में उस समय के लिए उस कार्यकाल के लिए क्या होता है, सदस्यता समाप्त हो जाती है। इसलिए क्या होता है, जो टेस्ट वगैरह होता है, टेस्ट मतलब जो बहुमत या बहस या जो मतदान होता है वो क्या होता है आपके विधानसभा में होना चाहिए। राज्यपाल के सामने अगर ऐसे जाएंगे तो वहां पे कोई युग जारी नहीं हो पाता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, मुंबई जो केस है उसमें ये बताया गया कि जो भी बहुमत सिद्ध करना होगा वो विधानसभा में ही बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा, वो राज्यपाल के सामने। क्योंकि राज्यपाल क्या होता है कि जो सरकार के क्या होता है, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होता है, इसलिए गलत निर्णय ले सकते हैं। जैसे आपको बताया था कि भगत सिंह कोश्यारी जी ने क्या है, सुबह 5 बजे ही शपथ दिला दिया था। तो ये बहुत सारे क्या होता है ऐसे हो जाता है, राजनीतिक मैटर होता है, वो सारे चीज हो जाता है। तो ये 3 प्रकार के क्या है आपातकाल है जो अलग अलग समय पे लगाया जाता है। उसके बाद आता है संविधान संशोधन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो इसके लिए जो आर्टिकल है 368 है, 368 जो संविधान आर्टिकल है उसके माध्यम से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अब देखिए संविधान संशोधन के 3 तरीके होते हैं। एक होता है सामान्य बहुमत, एक होता है विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, और एक होता है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य की सहमति। देखिए जो सामान्य अगर अमेंडमेंट करना है तो इसके लिए क्या है, 50% प्लस 1 वोट की आवश्यकता होती है। सामान्य बहुमत किसे कहते हैं, 50% प्लस 1 वोट। और विशेष बहुमत का मतलब होता है कि जितने लोग सदन में प्रस्तुत है उसका 2/3 वोटिंग सब पक्ष में होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं एक सदन में 100 लोग हैं तो उसके क्या है, कम से कम 60 लोग क्या है पक्ष में यानी फेवर में होना चाहिए, और
33 या 44 जो भी मान के चलिए, ये क्या होता है, इसका ऑपोजिट में होना चाहिए, तभी उसको क्या विशेष बहुमत कहते हैं। कम से कम 2/3 मत होना चाहिए। कितने मत होना चाहिए? 2/3। ठीक है। और विशेष बहुमत मतलब 2/3 तो हो, और इसके साथ जैसे भारत में कितने राज्य है? 27 राज्य है। तो 28 राज्य, सॉरी 28 राज्य है। तो यहाँ पे कम से कम क्या है, 15 राज्य का सहमति होना जरूरी है। कम से कम 15, अधिक से जितना भी हो सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जब जीएसटी बिल पास किया गया था तो राज्य से भी सहमति लिया गया था, क्योंकि उसमें क्या था कि राज्य का भी भागीदार था। इसलिए देखे होंगे जीएसटी इस समय क्या हुआ था, जो असम राज्य था उन्होंने सबसे पहले किया था, जीएसटी को अपना सहमति दिया था। किसने दिया था? असम ने। जीएसटी में सबसे पहले राज्य के स्तर पर सहमति किसने दिया था? जीएसटी में असम ने दिया था। ये क्वेश्चन में पूछा गया, उत्तराखंड में पूछा गया है। क्यों? क्योंकि जब तक आधे से अधिक राज्य इसकी सहमति नहीं देंगे तो वो पारित ही नहीं होगा। तो संविधान संशोधन क्या है, 3 प्रकार से होते हैं। एक सामान्य बहुमत से होता है, एक विशेष बहुमत से होता है, एक विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य की सहमति होनी चाहिए, तब ये सहमत होता है। तो जो सबसे जटिल वाला है वो आपका क्या है, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य की सहमति, ये सबसे क्या जटिल होता है। और सामान्य बहुमत मतलब 50% प्लस 1 वोट अगर उसको पक्ष में आ जाए तो उसको सामान्य बहुमत से क्या होता है, संविधान संशोधन होता है। जैसे नॉर्मल कोई चीज का संशोधन करना, जैसे किसी का नाम बदलना है। जैसे अभी क्या है, जैसे बात विवाद चल रहा है कि भारत का नाम क्या है, इंडिया हटा के उसको भारत करने का। अभी देखिए, बहुत सारे एनसीईआरटी वगैरह इंडिया जहां जहां था वो खत्म करके भारत लिखा जा रहा है। तो अगर इसको करना तो ये सामान्य क्या है, बहुमत से ये पारित हो जाएगा, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सामान्य विधेयक भाई, कि नाम ही तो चेंज करना, इसमें कोई बड़ा दिक्कत नहीं है। अगर मान लेते हैं कि भारत का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को देना है, या दूसरे देश से कोई हिस्सा क्या भारत में लेना है, तो उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। और विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य, जैसे जीएसटी, जो राज्य का भी उसमें इंटरफेयर हो, तो ऐसे जितने भी विधेयक होते हैं यानी संशोधन होते हैं, उनमें क्या होता है, आपके विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य की सहमति जरूरी होती है, नहीं तो क्या है, वो पारित नहीं होगा। ये कोई क्वेश्चन आप लोग है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर हाँ बताइए। मैं कह रहा हूँ ना, अगर ये इंडिया नाम हट के भारत हो जाएगा तो फिर तो सर सारी कंट्री की करेंसी चेंज करनी पड़ जाएगी ना सर। हाँ, चेंज करना पड़ेगा। इसमें देखिए क्या होता है, पॉलिटिकल है नहीं अब। सर, जैसे उसमें करेंसी में लिखा रहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाँ, तो तो वो फिर तो सभी सर सभी इंडिया सभी, वर्ड लिखना हाँ पड़ेगा। वो सब लिखना पड़ेगा, वहां पे लिखना पड़ेगा, भारत सरकार लिखना पड़ेगा, हर जगह वो हटा के हटाना पड़ेगा। देखिए, बहुत सारे देशों ने अपना नाम बदला है, ऐसे नहीं कि बहुत से देशों ने नाम नहीं बदला है, बदला है। और जैसे देखिए क्या हो सकता है कि धीरे धीरे क्या होगा, अभी जो नए नोट आएंगे उसी में ऐसे कर देंगे। अब जो पुराना नोट है उसको धीरे धीरे जो, ये क्या होता है कि 6 साल के बाद क्या होता है, हर नोट क्या होता है, आरबीआई के पास फिर पहुंचता है, फिर उसका न्यू प्रिंट होता है। हम लोग को मालूम होना चाहिए कि 6 साल के बाद क्या होता है, जो मार्केट में मान लिया आज कोई नोट आता है तो उसका 6 साल बाद क्या होता है, उसका फिर से क्या होता है, उसका न्यू प्रिंट होता है। इसलिए बोलते हैं ना कि अगर आपके पास नोट का अगर कोई नंबर होगा तो उसी से क्या होता है, आपको अपना पूरा पैसा मिल जाता है, चाहे नोट को कितना भी फाड़ फूक देते हैं, उससे से फिर से होता है। मतलब इस इस सीरियल नंबर का वो नोट है, उसी नोट का उसी नंबर का नया नोट है। हाँ, नया नोट आ जाएगा। क्योंकि ये होता है ना कि 6 साल तक चलने के बाद नोट क्या होता है, या तो पतला हो जाता है, या फट फूट जाता है, या उसमें बहुत सारे क्या होता है, दिक्कत आने लगती है। तो इसलिए 6 महीने का, 6 साल का, अभी देखिएगा ये 2000 का जो नोट है ना, देखिएगा 6 साल के बाद क्या है, धीरे धीरे 2000 नोट को मार्केट में लाना बंद कर दिया था। आप लोगों ने देखा था कि आज नहीं, मतलब जब से ये बोला कि हटाना है, उससे 1 साल पहले, 1 1.5 साल पहले ही से देखिएगा मार्केट में नया 2000 का नोट नहीं आ रहा था। तो नोटबंदी कब हुआ था? 16 में हुआ था। तो 22 के बाद क्या है, 22 के बाद जब 16 में ही क्या था, 16 के में ही नए 2000 के नोट प्रिंट होना शुरू हो गया था। तो 22 में ही 2000 के नोट को नया प्रिंट बंद कर दिया। तो सरकार ने पहले से डिसाइड कर लिया था इसको हटाना है। ये जितने जो नोट का मूल्य जितना ज्यादा था ना, उतना ज्यादा काला धन बन जाता है, क्योंकि बड़े नोट को प्रोटेक्ट करना यानी छिपा के रखना आसान होता है। लेकिन भारत में देखिएगा, कोई भी व्यक्ति घोटाला करके फंसता क्यों नहीं है, इसका भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि भारत में अधिकतर जो
पैसा किसी को देते हैं ना, वो ब्लैक मनी होता है। तो ब्लैक मनी में फंसेगा कैसे, कौन किसको दिया, कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता है। मैंने माना आपको 10 लाख रुपए दिया, मैं कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो कैसे फंसेंगे, मुंह ऐसे मुंह से बोलेंगे, आरोप लगा देंगे, फंसेंगे थोड़ी ना। इसलिए देखिए भारत में इतने बड़े बड़े घोटाला हो गए, कोई फंसता ही नहीं है। जैसे 2G का कितना बड़ा घोटाला हुआ, कोलगेट का कितना बड़ा घोटाला हुआ, उसके बाद कॉमनवेल्थ का कितना बड़ा घोटाला हुआ, कोई भी फंसेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें ब्लैक मनी चल रहा है। अब बताइए, जो स्कूल है, बड़े बड़े जो स्कूल होता है, हॉस्पिटल है, उसके बाद ये मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, इसमें करोड़ों के, अरबों के रूप में क्या होता है, ब्लैक मनी बाइट हो जा रहा है। तो ये सब होते रहते हैं, अब उसका कोई समाधान भी नहीं है। लोग जब जागरूक नहीं होंगे तब तक नहीं हो सकता है। ये हम ही लोग उनको दे रहे हैं और उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उसको क्या कर सकते हैं। तो ये 3 विधि से क्या होता है, संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो इतना अब हो जाता है। और जीएसटी में सबसे पहले असम ने क्या होता है, असम ने इनको पारित किया था। आप लोग बताइएगा, जीएसटी सबसे पहले किस राज्य ने अपनाया था? देखिए ये हो गए आपके आपातकाल से। देखिए आप लोगों को पंचायती राज बताया था जब उत्तराखंड पढ़ा रहे थे, कुछ लोगों को नहीं बताया होगा, लेकिन अधिकतर लोगों को क्या है, पंचायती राज आप लोगों को बताया था। उसमें जो नगर पालिका है और जो स्थानीय है, उसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जिसको नहीं पता है उनको बता दूंगा, उनका अलग से क्लास लेके उनको बता दूंगा। तो इस और मुझे नहीं लगता कि पॉलिटी पॉलिटी में और कोई टॉपिक रह गया है। अगर आप लोगों का कोई ऐसे टॉपिक है तो पॉलिटी में आप लोग बता सकते हैं, उसको हम करवा देंगे, ऐसे कोई बात नहीं है। कि लगभग क्या था, पॉलिटी में जितने टॉपिक होते हैं वो सारे टॉपिक आपको बता दिया गया है। फिर भी अगर आपका कोई टॉपिक रह जाता है तो आप लोग बता सकते हैं, या कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप लोग उसको पहले पूछ लीजिए, फिर हम देख के आगे कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन है आप लोग पूछिए पॉलिटी से। जिनका रह गया है पंचायती राज, उनको केवल पंचायत राज बता देंगे, ठीक है। और जो पहले के लोग हैं उनको मैंने पंचायती राज बता दिया था, उत्तराखंड के समय में ही बता दिया था। जो नगर पालिका है, ग्राम पंचायत है, उनको बता दिया था। तो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन बता दिया था। इसके अतिरिक्त कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक है आप लोगों का, तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर, हाँ हाँ, बताइए। जो आपने कल आकलन समिति बताई थी ना, कौन सा कौन सा? आकलन समिति, अच्छा आंकड़ा, हाँ बताइए। तो इसमें जो 30 सदस्य लोकसभा से चुने केवल जाते हैं, तो वो लोकसभा, हाँ। हाँ, केवल लोकसभा कहाँ से होते हैं। उनके 30 जो सदस्य होते हैं से ना, 30। चुनता, हाँ बताइए। सर इसे चुनता कौन है? अच्छा, चुनता कौन है, देखिए जहाँ जिस सदन से चुना जाएगा ना, देखिए अगर क्या होता है, जो सदन से जो सदस्य चुने जाते हैं ना, उसमें क्या होता है कि जिस पार्टी के जितने सदस्य होते हैं उसके अनुपात में उनको चुना जाता है। बोलेंगे ये कैसा हो गया? मान लेते हैं एक सदस्य है एक सदन में, उसमें 50 बीजेपी का है, 25 कांग्रेस के हैं, और किसी के और सभी को मिला के और 25 है। तो उसमें से अगर मान ले 10 सदस्यों को चुनना होगा, तो उनमें से 5 बीजेपी के चुनना पड़ेगा, क्योंकि उनका शेयर कितना है, अनुपात कितना है, 50% है। तो 5 सदस्य उनको चुनेंगे। और चुनेंगे कौन? लोकसभा अध्यक्ष। क्योंकि जिस सदन से चुनना होगा, उस सदन के जो अध्यक्ष होंगे वही चुनेगा। लेकिन इसमें एक शर्त ये है ना कि कोई मंत्री इसमें नहीं चुना जाएगा। समझ लीजिएगा, इसमें कोई मंत्री नहीं होना चाहिए। देखिए इन समिति का गठन क्यों करते हैं, पहले समझ लीजिएगा। उतना आपके कोर्स में है नहीं, के लिए आपको बता रहा हूँ। इनका गठन इसलिए करते हैं ना कि जो हमारे जो संसद होता है या जो पार्लियामेंट होता है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि हर चीज को बारीक से अध्ययन कर पाए। एक तो उनको अपने काम में व्यस्त होते हैं, और कम समय मिलता है, सत्र बहुत ही कम होता है, उसी में इधर उधर की बातचीत हो जाती है, हंसी मजाक हो जाती है, हल्ला उल्ला हो जाता है, वॉकआउट हो जाता है।
तो जो ये समिति होता है, ये क्या होता है, 1 साल के लिए चुने जाते हैं। ये समिति कितने साल के लिए बनता है? 1 साल के लिए बनता है। तो 1 साल में इनको क्या था, बिना प्रेशर से ये लोग आराम से काम कर पाते हैं। मतलब अगर आपको बता दिया कि 1 साल में आपको तैयारी करना है और 1 साल में ही क्या है आपको सिलेक्शन होगा, तो आप उस हिसाब से प्लानिंग करके और सारी चीज़ों को कलेक्ट करके आप काम करेंगे। लेकिन आपको रोज़ कहीं जा तैयारी करने जा रहे हैं, वहाँ पे हल्ला-गुल्ला शुरू हो जाए, जो आप बात रखने वाला है, वो बात रख नहीं पा रहे हैं। तो उसी में क्या होता है, सही से क्या होता है, चीज़ों को क्या होता है, डिफाइन नहीं हो पाता। इसलिए क्या होता है, इनको 1 साल का एक्सटेंशन दी जाती है कि 1 साल के बीच में जो भी मैटर उनको दिया जाता है, उस मैटर पे क्या होता है, आप बढ़िया से क्या जाँच कीजिए। देखिए क्या होता है, जैसे क्या होता है, ये सभी विभाग का क्या होता है, जाँच नहीं कर पाते। ऐसे मत समझिए कि जो बजट बनाते हैं, वो सबका क्या होता है, एस्टीमेट बनाता है, ऐसे नहीं होता है। ये रैंडम किसी विभाग को चुनते हैं, इसलिए सभी डरे रहते हैं। जैसे मान लेते हैं बहुत सारे विभाग होते हैं, एक समय उनको लगा कि वित्त विभाग को ही चुना जाए, या मान लेते एजुकेशन विभाग को उठा लेते, या इस साल मान लिया एजुकेशन विभाग को उठा लिया, अगले साल मान लिया रक्षा विभाग को उठा लिया, फिर अगले साल को मान लेते क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट को उठा लिया। तो इस तरह से क्या होता है, रैंडम उठाते रहते हैं। तो रैंडम उठाने से क्या होता है, फिर एक डिपार्टमेंट को उठाएंगे, फिर उस एक डिपार्टमेंट को क्या होता है, 1 साल तक उसका क्या होता है, जाँच करते रहेंगे। फिर उनको क्या था, अगर उनको किसी ऑफिसर को बुलाना होता है, किसी सचिव को बुलाना होता है, किसी मंत्री को बुलाना होता है, वो बुला सकते हैं। उस पैनल को इतना पावर होता है, प्रधानमंत्री को छोड़ के किसी को भी बुला सकते हैं, मंत्री तक को बुला सकते हैं, ऑफिसर को भी तो बुला ही सकते हैं। तो उनसे क्या होता है, वो सारी जानकारी ले सकते हैं। इसलिए क्या होता है, ये एक विशेषज्ञ जिसे कहते हैं ना, देखिए क्या होता है, ये जो संसद में जो चीज होता है ना, वो क्या होता है, सामान्य होता है। और जो यहाँ पे काम होता है, उसको काम कह सकते हैं आप, क्या होता है, विशेषज्ञ वाला काम होता है, जिसको आप कह सकते हैं जनरल काम नहीं होता, बल्कि स्पेशल काम होता है। हर चीज को बारीकी से उसमें अध्ययन की जाती है, और संसद में हर चीज का बारीकी से अध्ययन नहीं हो पाता है, इसलिए ऐसे माना। जैसे लोक लेखा समिति है, तो लोक लेखा समिति क्या होता है, जैसे मान लीजिए सीएजी ने सभी विभाग का क्या होता है एस्टीमेट बना के दे दिया, उसमें से वो कोई रैंडम उठा लेगा कोई विभाग को। जैसे आपने देखा होगा इस बार क्या है, हेल्थ वालों को उठाया, इसलिए देखिए हेल्थ वालों को उठाया तो हेल्थ वाले में दिखा दिया कि कितने करोड़ का घोटाला हो गया। तो उनका क्या होता है, स्वाविवेक होता है कि कौन से डिपार्टमेंट को उठाना है। जैसे आप लोग देखे 2G तक स्पेक्ट्रम जब घोटाला हुआ था, तो उसमें क्या 2G वाले को क्या उठाया, अगर मान लेते 2G अगर नहीं उठाते तो उतना बड़ा घोटाला सामने आता ही नहीं। तो बहुत सारे क्या होता है, ऐसे होते हैं कि रैंडम होता है, इसमें क्या होता है, कोई सभी विभागों का एक साथ अध्ययन नहीं होता है, उतना समय किसी के पास नहीं होता है। हर साल अलग अलग विभागों का रैंडम से क्या होता है, उसका बारीकी से अध्ययन करने के लिए होता है, क्योंकि संसद के पास इतना टाइम नहीं होता है। जैसे आपको पता है कि संसद में 3 सत्र होते हैं, ठीक है, हमारा जो संसद है, संसद में 3 सत्र होना चाहिए। और संसद के बीच में क्या होता है, 6 महीने का, 2 सत्रों के बीच में 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। पहला जो सत्र होता है उसको बजट सत्र कहते हैं, सेशन कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, मानसून सत्र होता है उसको, और उसके बाद विंटर या शीतकालीन सत्र कहते हैं। जो सबसे बड़ा सत्र होता है उसे बजट सत्र होता है, और जो छोटा सत्र होता है वो आता है आपका शीतकालीन सत्र होता है। और 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक गैप नहीं होना चाहिए, ये नियम है। तो इसमें देखिए कितना दिन चलेगा, मान लीजिए 40 दिन के लिए चला, ये मान ले 30 दिन के लिए चला, ये मान लेते क्या है 20 दिन के लिए चला। इतने दिन में इतने बड़े बड़े बिल को कैसे हम पास करेंगे, बताइए। इसमें भी देखिएगा वॉकआउट हो जाता है, स्थगित हो जाता है, एडजर्न हो जाता है सदन, तो उसमें बात बनता नहीं है। इसलिए क्या होता है, उनको क्या है, एक विशेषज्ञ पैनल बनाया जाता है। देखिए केवल यही समिति नहीं है, और भी बहुत सारे समिति होता है, समझ लीजिएगा आप। वो सारे समिति क्या आता है, पेपर में वही पूछते, इसलिए मैं आपको बताया नहीं। और भी बहुत सारे समिति, देखिए समिति भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है स्थायी समिति होता है, एक होता है तदर्थ समिति होता है। स्थायी समिति क्या होता है, हर साल बनते रहते हैं। और तदर्थ समिति ऐसे समिति होता है जब आवश्यकता होती है तब उसको बनाया जाता है। जो आपका लोक लेखा समिति है या आकलन समिति है ना, ये स्थायी समिति, ये हर साल बनते हैं। हर साल इसका गठन होता है, और हर साल क्या होता है, इनके नए सदस्य बनते हैं। और देखिए जो सदस्य एक बार बन जाते हैं, वो अगले साल वो सदस्य चुने नहीं जाएंगे। इसलिए सभी सदस्यों को क्या रैंडम क्या होता है, या सर्कल के हिसाब से उनको क्या होता है, प्रतिनिधित्व भी मिल जाता है, उनको भी काम करने का मौका मिल जाता है।
इसलिए क्या होता है, ऐसे समिति बनाई जाती है जिससे काम को क्या है, बहुत ही विशेषज्ञ रूप से उसको किया जा सके। ठीक है ना? और कोई सवाल? चलिए, आप और कोई सवाल नहीं? देखिए, आप लोगों का थोड़ा सा उत्तराखंड रह गया था, जो उत्तराखंड था उसको कंप्लीट करना है। देखिए, आप लोगों को जिला सीरीज वाला, जिला वाला पर्यटन वाला बता रहा था, उसमें कुछ जिले हो गए हैं, तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कल से ही उसको शुरू करते हैं, आज इसको नहीं शुरू करते हैं। आज अगर कोई आप लोगों का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप लोग पूछिएगा, या आप लोगों से थोड़ा सा क्वेश्चन भी मैं पूछ लेता हूँ, देखता हूँ आप लोग तैयारी भी कैसे कर रहे हैं, इससे भी थोड़ा सा पता चल जाएगा कि तैयारी भी कैसे हो रहा है आप लोगों का। आज नया टॉपिक इसलिए नहीं शुरू कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोगों से क्वेश्चन के बारे में भी पूछा जाए। चलिए, आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, जितना पुराना याद है कि नहीं है याद है। चलिए, आप लोग बताइएगा, भारत का सबसे बड़ा ताजा पानी का झील कहाँ और कौन सा है, कहाँ पर है, और उसका नाम बताइएगा। आप लोग याद कर रहे हैं कि नहीं आ रहा? सर, जम्मू कश्मीर वूलर झील। सर जम्मू कश्मीर बोला बुलर था, झील जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर हो गया और बुलर झील हो गया। चलिए, यहाँ पे ये चीज बदल देता हूँ, ताजा बदल देता हूँ, और ताजा की जगह पे आप लिखिएगा लवणीय। लवणीय में यहाँ पे बड़ा का जगह पे सबसे बड़ा क्षेत्रफल कर दीजिएगा। तो समझिएगा, एक क्षेत्रफल के आधार पर होता है और एक क्या होता है, इसकी परसेंटेज के आधार पर होता है। तो दोनों बताइएगा, क्षेत्रफल और प्रतिशतता के आधार पर बताइएगा भारत का सबसे बड़ा लवणीय झील कौन सा है। एक क्षेत्रफल के आधार पर बताइएगा और एक प्रतिशतता के आधार पर बताइएगा। सर चिल्का झील उड़ीसा। क्या क्षेत्रफल के आधार पर या प्रतिशत के आधार पर? ये मान लिया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के आधार पर कौन होगा, और प्रतिशतता के आधार पर यानी परसेंटेज के आधार पर सबसे बड़ा बताइए। तिलका झील इसमें से कौन किस में आएगा? सर, प्रतिशत के आधार हाँ, एकदम सही बताया आपने, तिलका झील। ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और प्रतिशतता के आधार पर नहीं बता पा रहे? सांभर पर। फिर झील। डल झील। नहीं नहीं, डल झील नहीं, हाँ। सांभर झील। कहाँ पे है? राजस्थान। राजस्थान। तो सांभर झील क्या है, इसमें लवण का मात्रा ज्यादा है, यानी जो सॉल्ट है